सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। तो ये जो वीडियो है वो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हम पूरा चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो बैंक एग्ज़ाम है विद इन 3 to 4 मंथ ईजिली क्रैक हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं 3 to 4 मंथ तो सिलेबस समझने में लग जाता है, लेकिन कुछ लोग 3 to 4 मंथ में ही एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है किस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना है और कैसे बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करना है। क्योंकि बैंक का जो सिलेबस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे बैंकिंग लाइन में आने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको जॉइनिंग भी मिल जाता है और इतना टफ भी नहीं है क्रैक करना। पीओ हो जाए, क्लर्क हो जाए, अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल के साथ प्रिपरेशन करो तो इजीली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज एंड द बेस्ट अवेलेबल सोर्सेस एंड बेस्ट मॉक क्या है, पूरा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो जो है पूरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अगर कोई भी एक स्टूडेंट बैंकिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है या फिर बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके जो दिमाग में पहले जो एग्ज़ाम्स आते हैं, यही चारों एग्ज़ाम्स आते हैं। पहला हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जो अपना जो एग्ज़ाम होता है वो खुद कंडक्ट करवाता है, सीआरपीडी के थ्रू अपना जो रिक्रूटमेंट है वो निकालता है और उसको कंप्लीट करता है। फिर हो गया आपका आईपीएस जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसके अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, जो भी आपका नेशनलाइज बैंक है वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हो गया आपका आईबीपीएस का आरआरबी, ये भी आईपीएस कंडक्ट करवाता है लेकिन ये स्पेसिफिक होता है आरआरबीज के लिए, जो स्टेट वाइज रीजनल रूरल बैंक है उनके लिए स्पेसिफिक होता है। और इसका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एसबीआई एंड आईपीएस से। कैसे डिफरेंट होता है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। फिर आता है अदर बैंक एग्जाम, जो हो जाए आपका आरबीआई हो जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी हो जाए, एक्सिम बैंक हो जाए, कभी कभी निकलता है आईपीपी भी हो जाए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और बाकी जो दूसरे बैंक से अपना वैकेंसी निकालते हैं स्टेट वाइज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसे अभी निकाला है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो बाकी ये एग्ज़ाम्स आते हैं। तो जो इसमें जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो ये चारों टॉपिक से आपका बैंक एग्ज़ाम, आप कोई भी बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम भी डिफरेंट स्टेजेस में होता है। वो हम बाद में आपको बता दूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, कहीं पे पूछा जाता है प्रीलिम्स में, कहीं पे पूछा नहीं जाता है। और जनरल अवेयरनेस आपका मेंस एग्ज़ाम में यानी कि जो स्टेज 2 एग्ज़ाम होता है वहीं पे आपको पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कौन कौन से टाइप के आपके एग्ज़ाम होते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो किस किस के लिए होता है। एक है आपका पीओ के लिए, एसबीआई पीओ हो जाए, आईपीएस पीओ हो जाए, आरआरबी पीओ हो जाए। सेकेंड चीज़ होता है जो एसओ होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वो एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपको आपके पास एक स्पेशल डिग्री होना चाहिए या फिर आपका एक स्पेशल स्ट्रीम में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आता है आपका क्लर्क जो स्केल 0 होता है या फिर हम इसे असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये तीनों के लिए आपका एग्ज़ाम होता है बैंक में। कभी कभी दूसरे पोस्ट भी निकलते हैं लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है, कहीं पे 3 ईयर एक्सपीरियंस, कहीं पे 2 ईयर एक्सपीरियंस ऐसे पूछता है। तो यही तीनों मेन एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करते हो। आरबीआई में आपका ग्रेड भी होता है और असिस्टेंट होता है। तो यही कुछ एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हो। देखते हैं कैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम टाइप। पहले आपका जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स होता है,
अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया तो आपका कहीं कहीं पे डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, जैसे आईपीएस हो जाए, और कहीं कहीं पे जीडी और जीई होता है। जीडी क्या है? ग्रुप डिस्कशन, यानी जीई क्या होता है? ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपका जो व्यू होता है, आपका जो पॉइंट्स होता है, उसको आपको टाइम मिलता है एक बार नोट डाउन करने के लिए, बाद में आपको बोलना पड़ता है। उसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। एसबीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। जो जी होता है, आपको एक टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, यानी कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा पॉइंट बाद में आएगा, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सारे ग्रुप के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ये स्पेशली आपका एसबीआई में ही होता है, आईपीएस में नहीं होता है। जीडी एंड जी, आईपीएस में डायरेक्ट मेंस के बाद आपका डायरेक्ट हो जाता है इंटरव्यू, लेकिन एसबीआई में मेंस के बाद जीडी जी होता है और उसी दिन ही आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो इससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो क्लरिकल होता है वहाँ पे आप प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हो। फिर बाद में आपको प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटी अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका जॉब हो जाता है। बाकी जो आगे का प्रोसीजर है वो एसओ एंड पीओ के लिए होता है। तो क्लरिकल का मेंस क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? वही आखिरी स्टेज होता है आपका जहाँ पे आपका जॉब हो जाता है। हालांकि एक अच्छे खासे लेवल का डिफरेंस रहता है क्लरिकल मेंस में एंड पीओ मेंस में। पीओ मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक एंड क्वेश्चन चूज करके करना आना चाहिए, लेकिन क्लरिकल मेंस में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो बैंक एग्ज़ाम जो 4 पिलर पे खड़े होते हैं, उसका पहला पिलर कौन है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हमको प्रिपेयर करना है इसके ऊपर प्रीलिम्स में एंड मेंस में, ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी पीओ में पूछ देता है क्वांटिटी कंपैरिजन एंड चैप्टर वाइज वार प्रॉब्लम। डीआई इजी लेवल का पूछा जाता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। कभी पीओ में मॉडरेट पूछ देता है और क्लरिकल में आपका कॉमन इजी रहता है। जो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा? स्पीड के लिए आपको हर रोज़ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना होगा, ताकि आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाए। नंबर सीरीज भी आपको बीच बीच में करना होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में नंबर सीरीज करते वक्त ज़्यादा सोचना ना पड़े। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको शॉर्टकट एंड फार्मूला आना जरूरी है। बहुत टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूछ सकता है, प्रीलिम्स में ही पूछता है, मेंस में ही पूछता है। मेंस में अच्छे लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है। कहीं नीचे रूट दे देता है, कहीं नीचे क्यूब रूट दे देता है, कहीं पॉइंट पे होता है, लेकिन प्रीलिम्स में इजी रहता है, इजी बोलूँगा। मॉडरेट बहुत कम ही पूछता है। और जो वार प्रॉब्लम रहता है वो भी आपका चैप्टर वाइज रहता है। कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है? टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। प्रोबेबिलिटी के कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। बाकी हो गया आपका पाइप एंड सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। तो यही कुछ टॉपिक्स है आपका एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको अगर आप सही अप्रोच के साथ सॉल्व करो विदिन 30 सेकेंड बन सकते हैं। तो आपको, अगर आप एक बिगिनर हो, आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन पे ध्यान देना है, नंबर सीरीज पे ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक पे ध्यान देना है। उसके साथ साथ मॉक लगाना है, हर रोज़ एक मॉक देना है, एटलीस्ट तो एक मॉक आपको हर रोज़ देना है। उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज वार प्रॉब्लम करते जाना है। और जब आप एक चैप्टर का वार प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद जो मॉक दो, उसी में वही चैप्टर का वार प्रॉब्लम ढूंढ के करना होगा, ताकि आपको याद रह सके, आपको एक बार पढ़ने के बाद आप भूल ना जाओ। तो इससे आपका, अगर आप इसी अप्रोच के साथ करोगे, हर रोज़ एक मॉक दोगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हर रोज़ सॉल्व करोगे, डीआई का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप हर रोज़ सॉल्व करते हो,
डाटा इंटरप्रिटेशन भी एक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही दो है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस। लेकिन प्रीलिम्स में भी आपका 5 से 10 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल कैसलेट डीआई भी पूछा जाने लगा है, जो आप बोलते हो पैराग्राफ डीआई। तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। कैसलेट डीआई ईजी रहता है, आपको थोड़ा पढ़ना आना ज़रूरी है, रीडिंग आपका अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये हो गया प्रीलिम्स। तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? डाटा इंटरप्रिटेशन। स्पेशली अगर पीओ मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर आपको डाटा को रीड करना, डाटा को एनालाइज करने में दिक्कत है तो आपको पीओ मेंस क्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो इसके लिए आपको हर रोज़ अच्छे लेवल का क्वेश्चन, पहले प्रीलिम्स के जो बिगिनर हैं आपको एक बार आपका जो बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और हर रोज़ मॉक तो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको हर रोज़ मॉक देना ज़रूरी है। और अच्छे लेवल के वार्ड प्रॉब्लम भी आपको पूछे जाते हैं। तो इस बार पीओ मेंस में जो इंग्लिश का होता है क्लोज टेस्ट, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो आप देख सकते हो किस खतरनाक लेवल के इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पीओ मेंस में, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर में। तो इस चीज़ को आपको टैकल करने के लिए क्या करना होगा? आपका जो एनालिसिस स्किल है उसको डेवलप करना होगा। कैसे डेवलप करोगे? हर रोज़ आपको मॉक देना है, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन के साथ साथ हर रोज़ आपको मॉक देना है और उसको सही तरीके से एनालाइज करना है, ताकि आपका जो एनालिसिस स्किल है वो डेवलप हो सके, वो इम्प्रूव हो सके। कैसे एनालिसिस करना है उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको मैं आई बटन पे एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, जाके ज़रूर उसको एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जो मेंस के लिए होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटी कंपैरिजन। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीओ मेंस में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्लर्क मेंस में ही देखने को मिलेगा आपको कुछ अच्छे लेवल का। और जो चैप्टर वाइज वार्ड प्रॉब्लम है वो आपको क्लर्क मेंस में एंड पीओ मेंस में बोथ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो पीओ मेंस में होगा वो ट्विस्टेड होगा, उसके साथ साथ कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस होंगे। तो आपको उस लेवल के क्वेश्चन को प्रिपरेशन करते रहना ज़रूरी है मॉक देने के साथ साथ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कैसे हम रीजनिंग का प्रिपरेशन करें। बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक है पजल्स, एक है आपका पजल, दूसरा है शॉर्ट पजल्स, मिसलानियस, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट के बाद आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले बात कर लेते हैं पजल्स के बारे में। आपको ड्यूरिंग मॉक भी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी आपको पजल सॉल्व करना है, पजल को अवॉइड नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पजल को अवॉइड करते हैं या फिर लास्ट में करने की कोशिश करते हैं। जो अवॉइड करते हैं उनका तो रीजनिंग में ज़्यादा मार्क नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है वो हार्डली 15 to 20 मार्क रहता है। जो आपका सिलॉक्स हो जाए, इनइक्वालिटी हो जाए, या फिर आपका जो एज बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो जाए, तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं, या फिर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो 15 to 20 मार्क मैक्सिमम रहते हैं। क्लर्क में कभी कभी 20 मार्क तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पीओ में तो 10 से 15 मार्क तक रहते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन के बेस पे सोचोगे कि मैं रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करूँगा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको पजल करना ज़रूरी है, और बेहतर होगा कि आप पजल को पहले कर लें या फिर मिडिल में कर लें, लास्ट में ना रखें। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? देखिए, आप सबके साथ ये एक बार हो चुका होगा। आपने एक पजल को सॉल्व किया और उसका जो आंसर आपको करते वक्त टाइम आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि टाइम लिमिट होता है ना 20 मिनट्स का। तो आपने पूरा पजल सॉल्व कर लिया था, आपको 5 मार्क मिलने चाहिए थे, आप डिजर्व करते थे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, वो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, या फिर एक क्वेश्चन किए, टाइम खत्म हो गया। और एग्जाम से लौटने के बाद आपको बहुत गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है कि काश मैंने पहले कर लिया होता, मेरा ये पजल बन गया होता, 5 मार्क मुझे मिल गए होते। तो सबके साथ ये एक बार एटलीस्ट हो चुका होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। फिर हो गया आपका शॉर्ट पजल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो न्यू पैटर्न जो अभी जो एग्जाम किए जा रहे हैं, पीओ प्री में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। आप एक पजल सॉल्व कर लेते हो, सोचते हो कि मुझे 4 से 5 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं? 1 से 2, 2 से 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये शॉर्ट पजल को आपको किस अप्रोच के साथ करना जरूरी है,
आपको स्पीड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करना जरूरी है, गलत नहीं होना चाहिए, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए। अगर ले रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो अगर कोई दिक्कत होता है। ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिए, ये सॉल्व करने लायक होता है, ईजी रहता है। तो फिर आता है आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि जो आपका इनइक्वालिटी हो जाए, सिलॉक्स हो जाए, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो जाए, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, या फिर आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। तो ये आते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन में। यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड डीआई से आपको 15 से 20 मार्क देखने को मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पे आपको 15 से 20 मार्क यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं मिसलेनियस से। तो बच्चे क्या करते हैं, मिसलेनियस कर लेते हैं और एक पजल करके सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए, हर एक पासिंग ईयर के साथ आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको पजल स्किप नहीं करना है। ये प्रीलिम्स के लिए मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा। बाकी फिर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जो कोडिंग डिकोडिंग है, वो जो न्यू पैटर्न है, वो आपके मेनली मेंस में ही पूछे जाते हैं। प्री में आपको जो आप जो बोलते हो चाइनीज कोडिंग, यानी कि जो कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जी गा मा पा, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए कौन सा वर्ड है। तो आप उसको चाइनीज कोडिंग बोलते हो शायद, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम में। लेकिन जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है, वो अमूमन प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। उसके ऊपर हम अभी क्लास ले रहे हैं, जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है, कैसे आपको सॉल्व करना है, पूरा मैंने बनाया है। आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच के साथ, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे आपका मशीन इनपुट आउटपुट। तो जो मशीन इनपुट आउटपुट है, तो दो टाइप के हैं, एक न्यू टाइप के, एक ओल्ड टाइप का है। ओल्ड जो है आपका एक रहता है आपका नंबर्स एंड वर्ड्स के फॉर्म में रहता है। फिर स्टेप 1 में कुछ चेंजेस होते हैं, स्टेप 2 में कुछ चेंजेस होते हैं, स्टेप 4, स्टेप 5, फिर लास्ट स्टेप तक वो कुछ चेंजेस होते हैं आपके अल्फ़ाबेटिकली, या फिर आपके जो नंबर के हिसाब से चेंजेस होते हैं। और आखिर में आपका लास्ट स्टेप में वो ख़त्म हो जाता है। उसको आपको क्या लॉजिक है, क्रैक करने के बाद आपको और एक दे दिया होता है इनपुट, उसको आपको सॉल्व करना होता है। और जो नए पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, वो कैसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे आपको बॉक्स में नंबर दे देते हैं, ऐसे आपको बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे आपको। और नेक्स्ट स्टेप में अगर पहले स्टेप में 6 बॉक्स हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो बॉक्स कम होकर 3 बन जाते हैं, फिर 3 से 2, 2 से 1 बन जाते हैं। आपको पता होगा नंबर्स होते हैं वहाँ पे, वो कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर क्यूब का या फिर मल्टीप्लिकेशन का या फिर कोई भी लॉजिक हो, उसको आपको क्रैक करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ड्यूरिंग मॉक भी और एग्जाम में भी, छोड़ना नहीं है। ये जो स्कोरिंग होते हैं, अगर आपको लॉजिक आ गया, लॉजिक एक बार क्रैक हो गया, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ईजी होगा। किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग मैंने सॉल्व किया हुआ है। फिर आ गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट श्योर है, आपको मेंस में ही देखने को मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग अब आजकल जो पीओ मेंस में जो आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछली बार IPS PO में तो 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से पूछ दिया था, बच्चे सिर्फ स्किप करते रह गए। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग स्किप नहीं करना है, आपको सही अप्रोच के साथ लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इन्फ्रेंस हो जाए या फिर आपका जो कौन सा स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा अपोज कर रहा है, इस तरह का पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको रीजनिंग में करना है। ये जो सेक्शन है आपको प्री में भी एंड मेंस में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर दोबारा कहूँगा, आपको मॉक हर रोज़ देना है और उसके साथ साथ अच्छे लेवल के पॉजल भी हर रोज़ सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे जो है इंग्लिश सेक्शन। तो उसे कैसे सॉल्व करना है, वो हर एक बच्चे के लिए एक हेडेक होता है, प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए। तो उसे कैसे सही अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना है बिगिनर्स के लिए, और जो अच्छे हैं उनके लिए भी कैसे आपको 25+ प्री में लाना है, और मेंस में भी उससे 70 to 80% आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
चलिए बात कर लेते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी इसे बोल सकता हूँ मैं, जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अगर ये सेक्शन आपका अच्छा हो रहा है तो आपके प्री क्लियर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको डिस्कशन में पता चल जाएगा, और मेंस में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, अगर आप बैंक प्रिपेयर कर रहे हो आपका रीजनिंग अच्छा होगा, अगर नहीं भी है प्रैक्टिस करते हुए आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर एक बच्चे का एवरेज एटलीस्ट तो है, इतना भी बुरा नहीं है जो प्री के क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ। तो अगर आपका इंग्लिश पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को सेक्शनल कट ऑफ जो होता है आईबीपीएस में उसमें नीचे रख लेता है, यानी कि उनका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। बाकी जो कभी कभी एक ऐसा होता है कि आप ओवरऑल कट ऑफ के पास ही रह जाता हो क्योंकि आपका इंग्लिश का स्कोर बहुत ही नीचे आ जाता है, 10, 11, 12। जैसे एसबीआई में जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त का मैथ और रीजनिंग में मिलके उसका जो स्कोर आया था वो 65 आया था आउट ऑफ 70 मैथ और रीजनिंग से। और उस साल कट ऑफ आई थिंक गया हुआ था एसबीआई में 71 के आसपास गया हुआ था, 70 to 72 के अंदर था, 70 से लेकर 72 के बीच में था। 65 रखने के बावजूद मैथ और रीजनिंग में उसका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ एसबीआई में। क्यों नहीं हुआ? उसका जो इंग्लिश का स्कोर आया था वो 2 आया था। ऐसा आप में से बहुत लोगों के साथ हो चुका है, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। और जिनका इंग्लिश अच्छा भी है उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम 25 से क्रॉस भी कर सकें, 20 से 25 के बीच में रह जाते हैं। और 25 से जब क्रॉस होता है उनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होता है, तब जाके 25 से क्रॉस होता है। बाकी 100 से 90 बच्चे ऐसे हैं जो जिनका स्कोर आता है 10 से लेकर 17 के बीच में, यानी कि 17 के बीच में। और उसमें से भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो 10 से नीचे स्कोर करते हैं। हालांकि जिनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है उसमें बच जाते हैं, और जिसमें सेक्शनल कट ऑफ है वहाँ से उसका क्लियर नहीं होता है। मेंस में भी ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीए के बाद, क्योंकि जब मैथ एंड रीजनिंग ऐसे हो जाता है एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में हाथ लगाने के लायक भी नहीं होता है, तब ये सेक्शन जो होता है ईजी रहता है और जीए सेक्शन ईजी रहता है। इंग्लिश और जीए अगर आपका अच्छा है तो आप एग्ज़ाम इसी दोनों में से ही क्लियर कर ले जाओगे, बाकी सेक्शन में मिनिमम अटेम्प्ट करते हुए भी। तो इसको हमें कैसे करना है थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा सेक्शन है जो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आरसी, ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो मेरे डेडिकेटेड ग्रुप है वहाँ पे भी मैं बोलता रहता हूँ, और जो मैं भी जो जितने बार भी इंग्लिश के स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया हूँ हर बार बोलता रहता हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मेरे जो स्कोर आते हैं इंग्लिश में प्री में 30 आउट ऑफ 30 आते हैं, कभी कभी 28.75, कभी कभी 25 से नीचे नहीं आते हैं। पीओ में भी आईपीएस पीओ में इस बार मेरा जो प्रीलिम्स में स्कोर था इंग्लिश में 28.75 था। एक गलती हो गया था, एक ही सिर्फ गलत हो गया था, जो आप बोल सकते हो ड्यू टू सम कंसंट्रेशन प्रॉब्लम एक गलत हो गया था। पीओ में भी क्यों आता है? मेरा जो ये पार्ट है रीडिंग स्किल एंड आरसी, ये दो पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो बेसिक ग्रामर है ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेसिक ग्रामर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, आपको ग्रामर के हर एक रूल को जानना जरूरी नहीं है बैंक एग्जाम में, क्योंकि एसएससी नहीं है, या फिर आप इंग्लिश में एमए नहीं कर रहे हो, इंग्लिश में पीएचडी नहीं कर रहे हो। इंग्लिश में आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में उतना आपको जानना है जो बैंक में पूछे जाते हैं। बैंक में क्या पूछे जाते हैं? कुछ बेसिक ग्रामर्स, कुछ ग्रामर के रूल्स, कुछ स्पेसिफाइड ग्रामर के रूल, जैसे आपको धीरे धीरे बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपको बेसिक ग्रामर अगर आपको आता है तो आपको एरोडिटेशन सॉल्व करने में, ये दो जो आरसी जो रीडिंग एंड बेसिक ग्रामर, ये जो आपका दो आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको एरोडिटेशन सॉल्व करने में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने में, क्लॉज टेस्ट करने में या फिर फिलर करने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो पार्ट है भौकाफ, इस पर बहुत ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन रहता है, यानी कि एम्फेसिस रहता है। वो सोचते हैं कि भौकाफ के बिना इंग्लिश हो ही नहीं सकता है।
मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप देखें नहीं, मेरे पिछले जो वीडियो में मेरा स्कोर कार्ड मैं शेयर करता हूँ, जाके एक बार देख लीजिएगा। मेरा जो स्कोर मैंने बोला उतना ही आता है, 30 से 30 आता है, 28.75 आता है, 27 आता है, ऐसे आता है। अगर आप आज मेरे साथ वोकाब का कंपटीशन करोगे, कोई भी मेरा स्टूडेंट है जो वोकाब मेरे साथ कंपटीशन करेगा वो मुझसे आगे चला जाएगा। फिर भी मैं 30 से 30 रखता हूँ। कैसे? मेरा जो रीडिंग पार्ट है, ये जो पार्ट है रीडिंग स्किल एंड आरसी, यानी कि चीज़ों को समझने की जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा है। बिना वोकाब के मैं वोकाब के फॉर्म में कभी नहीं रहता हूँ, क्योंकि आप क्या करते हो, 1000 से 2000 तक वोकाब याद करने की कोशिश करते हो, उससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में 1 से 2, मेंस में भी 1 से 2। 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा वोकाब रट्टा मार देते हो और उसमें से कभी कभी पूछता भी नहीं है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आना चालू हो गया ना, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसका मीनिंग क्या है। आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है और यहाँ पे क्या सही बैठ रहा है। आपको हर एक ग्रामर के रूल्स, हर एक वोकाब को रट्टा मार के जाने की ज़रूरत नहीं है बैंक एग्जाम में। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए आरसी सॉल्व करने से आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और सेंटेंस के बारे में, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए आप एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो। एडिटोरियल पढ़ने से भी आपको यही हेल्प मिलता है, लेकिन आरसी से थोड़ा आपको स्पेसिफाइड हेल्प मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आपको बनाना नहीं पड़ता है आरसी सॉल्व करने से। मैं इसलिए बोलूँगा हर रोज़ आप कोशिश करो एक आरसी सॉल्व करने की, चाहे वो मॉक से हो जाए या फिर बिना मॉक के हो जाए, आरसी आपको सॉल्व करना है। और बेसिक ग्रामर में आपको एरर डिटेक्शन हर रोज़ करना है। एरर डिटेक्शन से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो एरर डिटेक्शन हो जाता है, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है, तीसरा जो बाकी जो पूछा जाता है आपका जो फिलर्स, वहाँ से आपको नॉलेज हो जाता है कैसे हम करें। ये हो गया बेसिक ग्रामर। और उसके साथ साथ कुछ स्टार्टर क्वेश्चन होते हैं जो मिसलेनियस के अंदर आते हैं। स्टार्टर आपको मालूम होगा, जो स्टार्टर या फिर कुछ जो एक सेंटेंस को दूसरे साथ जॉइन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में हालांकि पूछे जाते हैं, प्री में इजी लेवल का पूछा जाता है, पीओ प्री में, क्लर्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी वोकाब को मेरे हिसाब से अगर आपका वोकाब स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अगर नहीं है आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बिना वोकाब के 30 से 28 स्कोर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम खाली पड़ा हुआ है तो आप कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, फिर भी आपको करना चाहो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। फिर मिसलेनियस के अंदर क्या क्या आता है मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जो स्टार्टर होते हैं, या फिर आपका जो हो जाता है फाइंड द रॉन्ग, यानी कि मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड करना, जो वर्ड स्वैप होता है, वर्ड को इंटरचेंज करके सेंटेंस को सही बनाना। इस टाइप के क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा आजकल आने लगे हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देख के मॉक में से सॉल्व करना है, ताकि देखिए प्री में अगर आप कर ले जाओ ना इजीली 20 से 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, वर्ड स्वैप होता है जो आपका इंटरचेंज होता है, मिसस्पेल्ड वर्ड होता है, एरर डिटेक्शन होता है। अगर आपने एरर सही से पकड़ लिया तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि हमें ये हमसे बन गया है और हमें इसमें से 1 मार्क मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं, वो तुक्का लगा देते हैं, तुक्का इधर लगाते हैं, या फिर जिसमें से एरर नहीं है वहाँ से भी एरर निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्यों होता है? आपके कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से और आपके अंडरस्टैंडिंग में कमी से वजह से। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि हाँ यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे एरर होगा, हमें निकालना है। रीडिंग स्किल आपको कैसे इंप्रूव करना है मैंने ऑलरेडी बोल दिया। आरसी आपको सॉल्व करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है अगर टाइम मिल रहा है। अगर रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीकली एटलीस्ट तो 3 एडिटोरियल आपको सॉल्व करना है, द हिंदू से हो जाए या फिर कहीं और सोर्स से हो जाए। इससे आपको क्या होगा, एटलीस्ट 1 महीने में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में आप इस लेवल में पहुंच जाओगे कि बैंकिंग में कोई भी इंग्लिश आपको दिक्कत नहीं करेगा। आप मेंस में भी इंग्लिश में से अगर आप 40 मार्क्स का टोटल 40 मार्क्स का है, आप 30 इजीली स्कोर कर सकोगे। पीओ में भी, क्योंकि इंग्लिश इतना टफ नहीं पूछता है, बच्चे डरते हैं सिर्फ, वही उनका दिक्कत है। इंग्लिश कभी भी टफ नहीं होता, वो एक लैंग्वेज है। आपको अगर समझ में आना शुरू हो गया, आपको उसको ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको दिमाग से पढ़ते वक्त ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसका मीनिंग ये है। तो इस तरह हमें पढ़ना है। तो आई होप आपको इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है जीए। जीए से जाने से पहले मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा, जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर
बेस्ट मॉक अभी के हिसाब से कौन सा होगा? देखिए, मैं आपको अगर एडवाइस करूँगा तो अड्डा ही करूँगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अड्डा का मॉक अगर आप देते हो तो आपको पिछले बार में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया हुआ, पूछा जा चुका है, आपको आइडिया मिल जाता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं। आपको पता नहीं होता है, लेकिन जो एग्जाम दिए वो उनको पता होता है। मुझे पता होता है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पिछले बार में ये पूछा जा चुका है। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मतलब आप एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कर पा रहे हो, तो अड्डा से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हालांकि अड्डा थोड़ा टफ रहता है, एग्जाम के क्वेश्चन से भी टफ रहता है। तो अगर आप अड्डा में स्कोर कम भी कर रहे हो तो आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको करते रहना है। और उसके साथ अगर आप थोड़ा कम प्राइस का थोड़ा इफेक्टिव मॉक पूछोगे तो मैं टेक्स्ट बुक आपको एडवाइस करूँगा। टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चन लेवल भी अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन लेवल मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा ही मॉक आपको अड्डा के कंपैरिजन में ज़्यादा मॉक आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे हर रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक देने के लिए। तो ये 2 मॉक मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, एडवाइस करूँगा, एक अड्डा हो जाए या फिर एक अड्डा और दूसरा आपका टेक्स्ट बुक। चलते हैं जीए पार्ट में। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपका सबसे स्कोरिंग होता है। जब सारा सेक्शन आपको टफ लगता है तो जीए पार्ट ही ऐसा पार्ट है जो आपका एग्जाम क्लियर करवाता है, मेंस क्लियर करवाता है। ये प्री में नहीं पूछता है, ये मेंस में ही पूछता है। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सोर्स अवेलेबल सोर्सेस हैं जहाँ से हम जीए पढ़ सकें हर रोज़, वीकली या फिर मंथली। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मेंस में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये 3 मिलाकर पूरा आपका जो जनरल अवेयरनेस पार्ट होता है, यानी कि जीए पार्ट होता है। तो पहले इसमें क्या आता है, आपका कंट्री कैपिटल स्टैटिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका जीके पूछा जाता है। कंट्री कैपिटल करेंसी, फिर आता है आपका नेशनल पार्क्स, फिर आता है डैम्स, एयरपोर्ट, एंड जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो जैसे पॉपुलेशन हो जाए, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो जाए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो आपको मैं इसके बाद पूरा एक विजुअल दिखा दूंगा, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, सोर्स कहाँ कहाँ पे है। थोड़ा बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, जो बीए पार्ट है। बैंकिंग अवेयरनेस आपका जो कॉमन होता है, जो आपको एक बार पढ़ने से हर एक एग्जाम में हेल्प मिल जाएगा। अगर आपको कोई पूछता है कि चेक एंड डीडी में डिफरेंस क्या है, या फिर आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूछता है, तो वो तो हर जगह सेम रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर आपका जो बैंक रेट होता है, ये सब चीज़ आपको बेसिक जो होता है वो आपको पढ़ के जाना है। हालांकि बैंकिंग अवेयरनेस का एक पीडीएफ में आपको अगर आप चाहते हो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से आप जितना पढ़ोगे वहाँ से ही आपको पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है करंट अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस तो हो गया, वो आपको पूछा जाएगा, 10 से 15 मार्क आपको देखने को मिल जाएंगे जीए एंड बीए मिलके। जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके मैक्सिमम रहता है। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर का क्या क्या सोर्स है और कहाँ कहाँ से हम प्रिपेयर करें। इससे पहले मैं इसका विजुअल दिखाऊं, आप देखिए। आप करंट अफेयर्स, अगर आपका अड्डा का एप्लीकेशन आपके पास होगा तो हर रोज़ वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, लेकिन वो सफिशिएंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ अड्डा फॉलो कर रहे हो, वहाँ से आपको एग्जाम में एट बेस्ट आपको 30% से 40% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आप स्कोर मैक्सिमम 50, अगर आपका फुल स्कोर है तो आप मैक्सिमम 20 स्कोर कर पाओगे, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। टफ वाले क्वेश्चन, टॉप वाले जहाँ पे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा इजी पूछ दिया। अगर आईपीएस क्लर्क का बोलूँ तो वहाँ से आपको 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 30 आप स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप एसबीआई क्लर्क देख लो या फिर आईपीएस पीओ देख लो, तो सिर्फ अड्डा के ऊपर आप डिपेंड होकर या फिर अड्डा कैप्सूल देख के वहाँ से आप स्कोर नहीं कर पाओगे इतना। तो बाकी क्या क्या सोर्सेस हैं, चलिए इसको मैं एक विजुअल के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे या फिर आपका पीसी पे fscloud.com खोलना है। FS क्लाउड के बारे में आपको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो इसको याद रखना है, खोलना है। यहाँ से आपको जीके में, करंट अफेयर्स में आपको जीके हो जाए, करंट अफेयर्स हो जाए, बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। स्पेशली करंट अफेयर के लिए ये बनाया गया है, सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी जितने भी सोर्सेस हैं, गडअप हो जाए, अड्डा हो जाए, सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो
इफ़ेक्टिव है वो अफेयर्स क्लाउड है। तो यहाँ से आपको कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ से आपको हर रोज़ का जो यहाँ पे है, यहाँ से आप देख सकते हो जो हर रोज़ का है टुडे करंट अफेयर, यानी कि डेली आपको मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो मई का है, अप्रैल का है, मार्च का है, तो हर एक महीने का आपको देखने को मिल जाएगा। डेली वेब यहाँ से आप देख सकते हो जो करंट अफेयर्स 10 जून, 9 जून, 8 जून, तो हर रोज़ का तो आपको यहाँ से प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ मंथली प्रिपरेशन भी आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी कि मंथली भी आप रिवाइज कर पाओगे। तो डेली एंड मंथली करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ से आपको क्विज भी मिल जाएगा जो वीकली होता है, मंथली होता है। तो इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ किस टाइप का रहता है क्विज ये। तो इस टाइप से आपको क्विज पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप मंथ वाइज करंट मॉक टेस्ट रहता है, और ये मैं दे रहा हूँ जो है वीकली है, स्टार्ट क्विज करना होता है। तो यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको देना है, सबमिट के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो सफिशिएंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप करंट अफेयर के लिए अफेयर्स क्लाउड पे डिपेंडेंट रह रहे हो तो मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। यहाँ से आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पीओ लेवल में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था SBI पीओ 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीओ मेंस का, वहाँ पे 40 क्वेश्चन से मैंने 35 क्वेश्चन देखे थे वो अफेयर्स क्लाउड में प्रेजेंट थे। तो इससे आप पता कर सकते हो कि किस लेवल का इफेक्टिव होता है अफेयर्स क्लाउड एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको एडवाइस दूंगा अड्डा एंड अफेयर्स क्लाउड दोनों को फॉलो कीजिए। सिर्फ अफेयर्स क्लाउड फॉलो करना भी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे किसी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि आपको अड्डा से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट 2 सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना जरूरी है, एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें तब बेहतर होगा। तो यहाँ से आप पूरा क्विज देख सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं ले चलता हूँ आपको पिछले स्लाइड में। तो यहाँ से आपका हो गया जो करंट अफेयर, बैंकिंग एंड जीए का पार्ट है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप बिगिनर हो या फिर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जस्ट आपका कट रहा है, कट ऑफ से आपका प्री क्लियर हो रहा है, मेंस आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपका मॉक को एनालिसिस करना आना चाहिए। मॉक का जो एनालिसिस है वो आपका ये सब एक तरफ और मॉक एनालिसिस आपका एक तरफ। कुछ लोग बोलते हैं मॉक एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करना है, इफेक्टिवली क्रैक करना है, स्कोर बूस्ट करना है, अच्छे एग्जाम्स क्रैक करना है, जैसे SBI पीओ हो जाए, IPS पीओ हो जाए, ऑफिसर लेवल के एग्जाम क्रैक करना है, आपको मॉक एनालिसिस आना जरूरी है। और कैसे करना है मॉक एनालिसिस मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो। और आई बटन में भी आपको आप अगर आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे, यानी कि पूरा वीडियो कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, बार बार कट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरा इसमें गया हुआ है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तब जाके मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना हार्डवर्क करना पड़ा है इस वीडियो को बनाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरा दिन चला गया क्योंकि एनालिसिस करने में, चीज़ों को बताने में, बार बार शूट करने में, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत भी हो रहा है मुझे बार बार। जो बैकग्राउंड आप सुन सकते हो, यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे लॉकडाउन के बाद। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।